नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है मर्यादा क्यों भूले माननीय। जब हम यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उससे ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नीतियां जारी कर उम्मीद की है कि राजस्थान आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में राजस्थान का विकास होगा। लेकिन उसके उलट कामकाज के बहाने कर्मचारियों पर माननीयों की भड़ास निकलने के मामले भी दिख रहे हैं। जन सुनवाई में बीजेपी के विधायक हैं रामविलास मीणा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर भड़कना शुरू किया और कहा कि वन विभाग के कर्मचारी अगर नौकरी करनी है तो मुकदमा वापस ले लो। बताया जाता है कि रामविलास ने वन विभाग के अफसर से कहा कि मुकदमा अगर वापस नहीं लिए तो विदा कर देंगे। एक अन्य घटना है जयपुर की, जहां पर बीजेपी के विधायक भागचंद ताकड़ा पर आरोप कि एबीवीपी के छात्रों को उन्होंने धमका दिया। धमकाया तो धमकाया, यहां तक कह दिया कि अगर उनके सामने ज्यादा बोले तो गाड़ी चढ़ा देंगे। इससे पहले बाड़मेर के सेडवा में आपने देखा था कि कैसे कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा था कि कोई अधिकारी अगर मनमानी करता है तो उसे ठोक दो, बाद में हम निपट लेंगे। ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या राजस्थान ऐसे विकास के पायदान पर आगे बढ़ पाएगा इन माननीयों के चलते? क्या माननीय अपनी जनता को कामकाज का संदेश दे रहे हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी मर्यादा भूल जा रहे हैं? आखिर ये सिलसिला कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, इस पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। क्यों क्या करोगे मारोगे क्या? वैसे मजबूत है, अधिकारी को ठोक लिया करो। कामकाज का बहाना, विधायकों का कर्मचारियों पर निशाना। ऐसे मुकदमा फंसाएंगे क्या करते हैं? जन सुनवाई में बीजेपी विधायक रामविलास मीणा ने खोया आपा। फॉरेस्ट ऑफिसर को केस वापस लेने के लिए धमकाया। ऐसे मुकदमा फंसाएंगे क्या करते हैं? कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया के विवादित बोल। और अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसे मेरे मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है, अधिकारी को ठोक लिया करो। मर्यादा क्यों भूले माननीय। तो आज इसी पर चर्चा की आखिरकार माननीय मर्यादा क्यों भूल रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल आज चर्चा के लिए मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं मेहमानों से। विकास भारत बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मिथिलेश जी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी कि आखिरकार राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं 9 नीतियां जारी की है, सरकार काम कर रही है इस बारे में कि आखिर राजस्थान आगे जाए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे माननीय हैं, उनका चेहरा है जो कभी छात्रों को कह देते हैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, कभी फॉरेस्ट के अधिकारियों को माननीय धमकाते हुए नजर आते हैं कि केस वापस ले लो वरना यहां पर नौकरी नहीं करने दूंगा। ये क्या आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कहीं न कहीं जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति निर्माता है विधायक, उन्हें एक्ट के बारे में अब शायद इतनी जानकारी नहीं है जितनी उन्हें जो मैं कहूँगा एक प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिसिटी स्टंट करने में मजा आ रहा है। आप देखिए, नरेश मीणा के बाद में ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जो रामविलास मीणा का जो आज चर्चा हो रही है लालसोट विधायक की, वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु किरोड़ी लाल मीणा की जिस तरीके से किरकिरी हो रही है, चाहे एसआई भर्ती के मामले में हो, चाहे उनके भाई के मामले में, वो बार कह रहे हैं कि मेरे लक्ष्मण जैसे भाई की खंजर पीठ में खंजर घोंप दिया, और जिस तरीके से वो कविता शर्मा एक सीआई को लेकर कल रात को चर्चित हुए कि सीआई की भर्ती, एसआई भर्ती रद्द करने के लिए छात्र लामबंद हो रहे थे, उनको उठा लिया। तो कहीं न कहीं रामविलास मीणा का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए भी है। इससे पहले भी आपको पता होगा उन्होंने अपने निवास पर जो पूर्वी राजस्थान के 7 विधायकों का किया था। दूसरा है बांदीकुई के एमएलए भागचंद टाकड़ा। भागचंद टाकड़ा की जीती निर्दलीय है,
लेकिन उनकी जीत की जो कांग्रेस में परिणति हुई थी, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, माड़ी बनाम गुजर जंग छिड़ी। आपको पता होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बांदीकुई पहुंची थी तो आमने सामने हो गए थे सचिन पायलट समर्थक अशोक गहलोत जिंदाबाद और सचिन पायलट समर्थक जिंदाबाद, और वहां जातिगत वोट डिवाइड हुए और भागचंद टाकड़ा जीत गए। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो वो बीजेपी के संस्कार नहीं जानते। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी ऐसे हुए हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जिन्होंने वैश्विक परिदेश लिखा, जिसने आपके एकात्म मानववाद पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जितने इनके लोग हुए उन्होंने लिखा। लेकिन अब लिखने पढ़ने वाले तो एमएलए बन नहीं रहे, अब एमएलए वही बन रहा है जो पब्लिक स्टंट करना जानता है। एक नया ट्रेंड क्रिएट हुआ है कि आप विधानसभा में अच्छे सवाल लगाए नहीं लगाए, पॉलिसीज पर अच्छा बोले नहीं बोले। एक जमाना हुआ करते थे अच्छे पार्लियामेंटेरियन, राजेंद्र राठौड़ का हमने नाम सुना, भैरव सिंह शेखावत का नाम सुना, बीडी कल्ला का नाम सुना, एक लंबी फहरिस्त है जो लगभग पढ़ के जाते थे। अब हम विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष को कई बार, चाहे डॉक्टर सीपी जोशी रहे तो उनको कहना पड़ता पढ़ के आइए। अभी जो है वासुदेव देवनानी जी, उनको कहना पड़ता मंत्रियों को और विधायकों को। तो कुल मिलाकर जो लोकतंत्र का मूल स्तंभ था वो कहीं न कहीं बरगलाने लगा है, और कहीं न कहीं नेताओं को भी ये लगना लगा है कि क्या पता जीत के आए या नहीं आए। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने आज कहा कि मेरी इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट ये दे दी कि मैं प्रधानमंत्री की सभा में विवाद करने वाला हूं, और उन्होंने कहा पार्टी मेरी मां है और मां के नाते भजनलाल जी मेरे भाई हैं और मैं भाई के साथ गद्दारी करूंगा। तो कहीं न कहीं रामविलास मीणा का जो पूर्वी राजस्थान में तो फ्रस्ट्रेशन है, वो जगमोहन मीणा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ, उसलिए दो एमएलएज है, भागचंद टाकड़ा और रामविलास मीणा। अभिमन्यु पुनिया पार्टीज को चाहिए ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दे, उनका टिकट नहीं काटे और काम नहीं करे तो वो जनता में अपने आप हार जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो ऐसा व्यवहार करता है उसके काम भी ज्यादा होते हैं। जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना मारवाड़ी में कि बोलने वाले के तो जो बिना बिके बोर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। नरेश मीणा के बाद में एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड शुरू हुआ है। किसी जमाने में देवी सिंह भाटी, किरोड़ीलाल मीणा, जो सवाई माधोपुर माइन, हनुमान बेनीवाल, एक लंबी सूची है, जो एक लंबी सूची है। किसी जमाने में आजम खान ने जयललिता जब लड़ी थी तो उनको गालोस की उनकी तुलना कर दी थी सड़कों से। तो ये एक लंबा ट्रेंड है, और चौकीदार चोर है। इसके अलावा तो ये धमकाने वाले ट्रेंड क्या चल गया है आप जैमिनी साहब? बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पुनिया उन्होंने भी बिल्कुल कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। जो कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जो पढ़ने लिखने वाली पार्टी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसकी प्रधानमंत्री ने कभी पाकिस्तान की 43% लैंड तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, उसके एमएलए को ऐसे बिगड़े बोल मनाने की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस का आज हाल यह है कि वो संभल जाने के लिए अड़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर बोल नहीं रहे। तो कांग्रेस को तो आत्ममंथन की जरूरत है, और भाजपा को सत्ता के नशे में अपने विधायकों पर कंट्रोल करने की जरूरत है कि सत्ता के नशे में बहके नहीं। चाहे रामविलास मीणा हो, चाहे भागचंद टाकड़ा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं, नौ नीतियां ला रहे, सब धरी रह जाएंगे। अफसर काम नहीं करेंगे, मैसेज जाएगा क्या निवेश करें। जहां के एमएलए धमकाते हैं डीएफओ को, आप सोचिए क्या मैसेज जाएगा। जी प्रियदर्शी भजनलाल जी के सारे किए धरे पर पानी फेर देंगे। माननीयों को क्या सत्ता का घमंड आ गया है, या फिर अपनी मर्यादा भूल गए हैं, या विपक्ष के जो माननीय हैं उनको किस बात का घमंड आ गया, वो जनता को अपने बराबर नहीं समझ रहे हैं? क्यों धमकाने की स्थितियां पैदा हो रही है, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं? जी जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो इन आपने जो पूर्व घटनाक्रम बताए दोनों, और अभिमन्यु पुनिया जी के बारे में बताया, इन तीनों स्टंट में आप या घटनाक्रम में आप देखेंगे तो प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण ये विरोध उपजा हुआ आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं इसके लिए देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि जनता की मांगों के लिए संघर्षरत रहने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको गलत मानता हूं। मेरे नजरिए से जनप्रतिनिधि विधायकों को मर्यादा के अंदर अपनी संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए, और चाहे कोई सी भी पार्टी हो वो अपने जनप्रतिनिधि को ऐसे भाषा के परहेज की सलाह देती है। और ये जो घटनाक्रम है इसके संदर्भ में सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और हर जिले के अंदर प्रशासन को चाक चौबंद करना चाहिए, और उनको निर्देश देने चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि जनप्रतिनिधियों में या जनता में उनके काम नहीं होने के कारण या सरकार की अकर्मण्यता के कारण कोई विरोध पैदा हो। ऐसा
ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो तो इसके लिए जवाबदारी तो सरकार की भी बनती है। लेकिन ऐसे इस तरीके के कथनों का उपयोग से जनप्रतिनिधियों को बचना चाहिए। लेकिन भटनागर साहब, आप कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां जो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से बन रही है, तो क्या ब्यूरोक्रेट्स को ठोकने की बात कह देंगे? आम जनता को, कार्यकर्ताओं को उकसा देंगे कि ब्यूरोक्रेट्स को ठोक दो? अब आप तो एक तरफ कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, दूसरी तरफ आप ठोकने से देश चलाना चाह रहे हैं, दादागिरी से चलाना चाह रहे हैं क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान की और लोकतंत्र की पैरोकार रही है। तो ये भाषा संवैधानिक है क्या? बातों का समर्थन नहीं करते, लेकिन देखिए किसी भी बात को आपको किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, कंक्लूजन के लिए आपको उस पूरी बात का पूरा सार पता होना चाहिए। यहाँ पर भी जो आपने देखा, जो अभिमन्यु पुनिया साहब ने जो बात कही है, उसके संदर्भ में वही स्थिति है जिसको मैंने पहले कहा कि वहां पर प्रशासन के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा था, जनता को तंग किया जा रहा था, जनता में आक्रोश था, जनता परेशान थी। ऐसी स्थिति बन रही थी जिसके कारण एक जनप्रतिनिधि को गुस्सा आ गया और उनके मुंह से अनायास ही ऐसे शब्द निकल गए। और कांग्रेस कभी भी ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं लेती है। लेकिन ये शब्द गलत है, ये मान रहे हैं? बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, इन शब्दों को से परहेज करना चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। भारत साहब, विकास भारत साहब, मंशा नहीं रही है। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के माननीय भी भाषा की मर्यादा भूल गए हैं, कभी धमका रहे हैं, कभी कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, तीन स्थितियां जो है वो आज आपके चैनल के माध्यम से तीन घटनाएं आपने बताई हैं। एक घटना है जब एक विधायक, जिनका कि विधानसभा क्षेत्र नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के स्थानीय लोगों को कम ही जानते होंगे, वो सिंडिकेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं और अचानक 5-7 युवा उनकी गाड़ी के बोनट पे आके और गिर जाते हैं, टायर्स के आगे लेट जाते हैं। तो अचानक एकाएक हुई उस स्थिति के अंदर जब वो कहते हैं उनको कि आपने चोर बिठा रखे हैं, हमें मार डालोगे क्या, तो उनसे मुंह से निकल जाता है कि भाई गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी, गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगा। एक स्थिति ये, गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे जब और मुझे नहीं लगता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो स्टूडेंट्स हैं, भारत साहब, आप बहुत ज्यादा अच्छे बेहतर से जानते हैं, वो इतने असंयमित है या इतने नादान है कि बोनट के ऊपर आकर के लेट जाएंगे, धक्का मुक्की करेंगे या गुस्सा दिला देंगे? वो अपनी जायज मांग लेकर के आए थे। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि विधायक साहब को तो नहीं पता था कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जब उनको पता चला कि वो एबीपी के कार्यकर्ता है और उनकी ये मांगे हैं, तो उन्होंने सिंडिकेट की बैठक का बाइकआउट तक किया, उसमें हिस्सा तक नहीं लिया। जब उन्हें पता चला कि इन लोगों की मांग क्या है, इनका विरोध क्या है, तो उन्होंने उसका मान सम्मान रखा, उसका समर्थन किया। लेकिन अचानक एकदम से सामने आ जाए, आज आप ही की गाड़ी के सामने मैं आ जाऊंगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं। जब आप मुझे देख पाओगे, विकास भारत हट जाओ वरना गाड़ी चला दूंगा ऊपर से। अरे सर, मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए जी। तो एक स्थिति तो ये रही। दूसरी स्थिति ये, जब जन सुनवाई के अंदर प्रताड़ित लोग किसी भी अधिकारी से और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि को अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने जनप्रतिनिधि ने वहां पर जन सुनवाई के अंदर उस अधिकारी को कहते हुए मानता हूं कि वो आवेशित हो गए। और तीसरी स्थिति, एक सुनियोजित मंच, एक सुनियोजित सभा, तालियों के फटकारों के बीच में हंस हंस कर अधिकारियों के ठोकने की बात कही जाना। तीनों स्थितियों को आप किस प्रकार से जो है वो तुलना कर सकते हैं? इससे पहले अशोक चांदना जी, उन्होंने कहा, इससे पहले धीरज गुजर जी ने कहा कि मेरा जूता बात करेगा पुलिस वालों से। इससे पहले सरकार आप देखिए, ये कहते हैं इनकी तो सरकार के अंदर के इनके मुख्यमंत्री ने अपनी डिप्टी सीएम को क्या क्या कहा, भाषा का संयम अपने खुद के डिप्टी सीएम, अपने प्रदेशाध्यक्ष के लिए इनके शीर्ष नेतृत्व का क्या रहा, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। और देखिए कि सचिन पायलट जी के एक तरीके से सचिन पायलट जी को आदर्श कहने वाले इनके जो बागी प्रत्याशी थे, उन्होंने तो जो इन्होंने कहा उसको चरितार्थ भी कर दिया। एक एसडीएम के मुंह पे थप्पड़ मारा कैमरों के बीच में। तो आपको देखना पड़ेगा। और जिस प्रकार की सफाई अभी कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं, देखिए स्वीकार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्ञान भी दे रहे हैं। सरकार की नहीं कर रहे, अरे ज्ञान दे रहे हैं। हेमंत जी सुनिए, इनके राहुल गांधी जी वो खाली पन्नों की लाल किताब लिए घूमते हैं। उस लाल किताब में लिखा है क्या कि अगर अधिकारी काम नहीं करे तो उसको ठोकोगे? आप पहले हेमंत जी मेरी सुन लीजिए, फिर इनसे पूछ लीजिएगा। इनके राहुल गांधी जी संविधान तो इतना मोटा है, पता नहीं कौन सी शॉर्ट फॉर्म का संविधान लिए घूमते हैं। क्या लिखा है उसके अंदर, राम जाने कौन सी कहानियां लिख रखी हैं। उस लाल किताब में लिखा है, मान लीजिए कोई अधिकारी काम ना करे तो क्या उसको ठोकोगे? आप जनता को उकसाओगे? आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो, अपने युवाओं को यह संदेश दोगे? अरे गांधी जी के ऊपर अपना पूर्ण अधिकार जताते हो, कहते हो गांधी जी तो आपकी मिल्कियत है, जो सबके हैं। गांधी जी ये सिखा के जवाब देना चाह रहे हैं। आपने बहुत पुरानी बातों का भी जिक्र किया, और ज्यादा पीछे जाएंगे तो उसमें आपके नेताओं की थप्पड़ भी आएगी जो आजकल वायरल हो रही है। लेकिन प्रियदर्शी भटनागर जी बोलिए। देखिए,
सरकार इनकी है, जवाबदारी इनकी बनती है। जनता में जो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जनता में आक्रोश था। अब इनके नेता ये जो बोल रहे हैं, मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जैसे साफ तौर पे कहा, मैंने बिल्कुल एक सकारात्मक बात करी। मैंने कहा कोई सी भी पार्टी हो, उसमें मैंने ये बोला कि कोई सी भी पार्टी हो वो इस तरीके की भाषा से परहेज करती है, लेकिन इनके वक्तव्य से तो लगा कि ये समर्थन करते हैं, ये अपने जनप्रतिनिधि का समर्थन कर रहे हैं, ये चाहते हैं, क्योंकि इनके सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है। ये अच्छे बुरे का भेद भूल गए, ये संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने तो साफ बोला कि इस तरीके के जो कथन है, संविधान आपके विधायक को ये सिखाता है क्या कि लोगों को कहे कि अधिकारियों को ठोको? प्रियदर्शी जी, आपके परिवार में नहीं है कोई सरकारी कर्मचारी? आप क्या चाहते हैं, उनको ठोका जाए? सरकार के खिलाफ है। अरे संविधान के भक्त हो ना आप, तो हमारे लिए तो आप कह देते हो संविधान को नहीं मान रहे। आपको संविधान क्या सिखाता है कि अधिकारियों को ठोका जाए, मारा जाए, पीटा जाए? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? धीरज गुर्जर जी ने कहा पुलिस अधिकारियों से जूता बात करेगा आपके नेताओं का। आपका संविधान ये कहता है सर अधिकारियों को ठोका जाए? आपका संविधान ये कहता है धीरज गुर्जर जी का जूता बात करे पुलिस अधिकारियों से, जो पुलिस ठंडी रात में हमारी सेवा के लिए खड़ी रहती है, सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। हम ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। तो आप तो ज्ञान दे रहे थे सरकार से, जो है वो एक कर्मण्यता से असंतुष्ट होकर उन्होंने ऐसा कह दिया। आप तो ज्ञान दे रहे थे, आपने कहां कही ये बात? तब मैंने आपको स्थितियां बताई है। अगर अवैध खनन पर, अगर सुनिए सर, मेरा एक सवाल है, मैं फिर मैं जमीनी साहब के पास जाऊंगा। बारड साहब वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी है। डिप्टी सीएम को विकास जी, गद्दार का है, आप विकास जी ज्यादा पीछे जाएंगे, सुनिए ना, संविधान की अभी आज की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं। अगर मैं जमनी जी आपके पास जाऊंगा उसके बाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो कह रहे हैं कि सरकार तो आपकी, अगर कोई गलत कर रहा है कार्रवाई कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। आप अपने जनप्रतिनिधियों का क्या बचाव कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी होती है, एक जनप्रतिनिधि अवैध खनन को लेकर के जो वन विभाग ने केस दर्ज किया उस पर यह कह देगा कि केस वापस ले लो, कल तक मैं आऊं, नहीं तो जो है मैं हटा दूंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा, रवाना कर दूंगा तिलक लगा करके। ये एक सिस्टमेटिक वे है क्या? ये संवैधानिक व्यवस्था है क्या? फिर तो कोई भी धमका देगा। बारड जी मुझे को पूछ रहे हो? हाँ, देखिए, नहीं हेमंत जी, मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा। जो उन्होंने कहा उसको मैं सही नहीं ठहरा रहा। उनको अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए, और उन्होंने खुद ने भी ये स्वीकार किया है कि आगे से वो जो ध्यान भी रखेंगे, और पार्टी ने भी उनको कहा है। लेकिन मैं तो, आपने जो 3 स्थितियां बताई, इन तीनों स्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण मैंने आपको करके दिया है कि क्या ये तीनों स्थितियां समान हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस के मेरे साथी जो स्पष्टीकरण दे रहे थे, ये जमीनी साहब से पूछ लेता हूं ना, विश्लेषण वाला तो वो सफाई से ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जमीनी साहब निष्पक्ष बताया विश्लेषण के आधार पर ये जानना चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी कि ये जो तीनों स्थितियां आज हमने रखी जनता के सामने, वो क्या समान है या फिर उनमें किसी तरह का भेदभाव है? देखिए, सबसे पहले भाजपा को चिंतन करने की जरूरत है। जो दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी बनती है, एकात्म मानववाद और अंत्योदय योजना की बात करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दीनदयाल जी की पार्टी वाले के लोगों के, इनके प्रभारी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी बोलते हैं कि चूहे को बिल में घुसा देंगे हनुमान बेनीवाल के लिए। और लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग क्या न्याय संगत है? जब वो बोल रहे हैं तो रामविलास मीणा बोल रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? अगर किसी पार्टी का मुखिया ऐसा करे, जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करती है, उसका प्रदेश प्रभारी किसी सचिन पायलट को फर्जी नेता बताएं और हनुमान बेनीवाल को चूहा बताए, ये कौन सी है? जब इनके कन्हैयालाल चौधरी ने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर रामविलास मीणा ने तो कोई गुनाह नहीं किया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पुरानी साख कायम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। कांग्रेस को तो चलिए, अशोक गहलोत जी ने शुरू कर दिया गेम, वो तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, उनको सचिन पायलट पसंद नहीं था तो भाषा का प्रयोग करते रहे। लेकिन कहीं न कहीं अशोक चांदना बोलते रहे कि लड़ने पे आ गया तो दोनों में से एक रहेगा। कांग्रेस की तो कल्चर मान लो, लेकिन बीजेपी के लिए क्या कहें? जिस पार्टी को ऊपर लोगों का यकीन है, जो दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी बनती है, उसका प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, और कल जो विधानसभा में हुआ कि 100 मीटर तक जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको ले जाने के लिए पुलिस ने उनकी वेरिफिकेशन किया, जो वो चुने हुए थे। जबकि उनका जो आज अखबारों में छपा हनुमान बेनीवाल का बयान, उसमें साफ है कि सदन में लिया जाना चाहिए था, उनको कैदियों की तरह एक एक को शपथ दिलाई गई।
तो डेमोक्रेसी में पूरी तरह जो एक शरण का दौर चल रहा है, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंतन की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अगर विधायक सार्वजनिक रूप से अपना हाथ का आपा खो देते हैं, इसके पीछे असली बात है किरोड़ीलाल मीणा का अपमान। साहब जो आपने कहा है, रामविलास मीणा का जो दर्द है वो यही है, किरोड़ी का अपमान, उसके फैसला नहीं हो रहा। किरोड़ी की इस जो दर्द पर भी आऊंगा, मैं आऊंगा, इस दर्द पर भी आऊंगा। प्रियदर्शी भटनागर आप सुन रहे हैं? जी जी, जवाब दीजिए। जयमिनी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो एक कल्चर सा हो गया है, पीछे तक लगातार इतने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं कि क्या ही कहें। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपनी बात दोबारा दोहराता हूं। कांग्रेस पार्टी का इस तरीके के जो कथन है उससे बिल्कुल दुराव छिड़पाव, उनसे बिल्कुल दूरी है। हम ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते, ये उनके निजी कथन हो सकते हैं, हम उनका कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन उसके साथ साथ में ये चीज़ भी मैं दोहराना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति जो है वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की एक कर्मण्यता है, जनाक्रोश है, उसके कारण ये उपज रही है, सारी की सारी स्थिति है। हम बिल्कुल, मैं पहली लाइन बोल दी, हम समर्थन नहीं करते हैं। भारत साहब, क्या सरकार की अकर्मण्यता की वजह से स्थितियां पैदा हो रही है? विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कितने दिनों से चीख चीख करके कह रहे हैं एसआई भर्ती रद्द कर दो। कोई फैसला करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स देते हुए कह रहे हैं, कभी गृह राज्य मंत्री से मिल रहे हैं, कभी दूसरे मंत्री से, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मतलब मुझे लगता है कि शायद रामविलास मीणा की भी यही खींच है जो जयमिनी साहब कह रहे हैं, बागचंद टाकड़ा की भी यही खींच है। देखिए, सरकार की कितना प्रभाव है जनता में और जनता को कितना समर्थन है, ये तो अभी कुछ दिनों पहले उपचुनाव के माध्यम से इनके मुंह पे तमाचा मारा है जनता ने। तो मैं मानता हूं उस तमाचे की आवाज गूंज इतनी बड़ी है कि इनके कान सन्ना गए हैं, इनको सुनाई नहीं दे रही जनता की आवाज। अभी अभी भजनलाल सरकार के नेतृत्व पे मोहर लगाई है लोगों ने, 4 सीटों से 1 पे ला दिया और हमें 1 से 5 पे ले गई जनता। तो इनको तो हेमंत जी फिर ऐसे जो आंख कांदा हो उसको तो आप कुछ पकड़ के दिखा सकते हो, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता उसको कैसे दिखा पाओगे? आप गलतफहमी तो जनता ने निकाली है ना आपकी, बार बार शायद आपकी पार्टी महाराष्ट्र में निकाल दी, हरियाणा में निकाल दी, राजस्थान में निकाल दी, हर जगह निकली हुई है। इनकी दृष्टि इतनी खराब हो गई है, इनको बंगाल दिखाई नहीं देता, इनको संबल दिखाई देता है। पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। अगर उसके विधायक ऐसे बोलेंगे तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? फिर तो अपेक्षा तो सत्ता पक्ष से ज्यादा है ना जनता की। आपने कहा जिताए तो जनता ने इसीलिए जिताया ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश नेतृत्व जो है इस मामले के ऊपर बिल्कुल सजग है, और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने आज नीतियां जो है वो बना के दी हैं, और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में ऐसा कभी भी पुनरावृत्ति मैं नहीं मानता कि हमारे लोगों के द्वारा देखने को मिलेगी। और वो भी मैं बता रहा हूं कि स्वाभाविक एक जनता की सेवा और जनता के दर्द को देखकर स्वाभाविक एक भावावेश के अंदर कही गई बात थी, ऐसा उनका कोई औचित्य नहीं था। किसी मंच पर सजा तालियों की अपेक्षा में कही गई बात नहीं था, दर्द वो जन सुनवाई के अंदर उम्मीद अपेक्षा आपसे। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों।